हेलो एवरीवन, आज अपन शुरू करने वाले केमिकल काइनेटिक्स, जिसे कहते हैं अपन रासायनिक बल गतिकी, जिसका अपन वन शॉट लेक्चर के अंदर कॉन्सेप्ट के साथ साथ फॉर्मूला कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, ये वीडियो MMVT, RUSS, एम्स, अदर कोई नर्सिंग एंट्रेंस के एग्जाम की तैयारी कर रहा है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कॉन्सेप्ट प्लस फार्मूला इस वीडियो के अंदर अपन कंप्लीट करने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको मैं बता दूँ, इस क्लास का आपको क्लास PDF कहाँ मिलेगा, तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिलेगा, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले एक इन्फॉर्मेशन दे दूं, जो भी स्टूडेंट MMVT 2026 की तैयारी कर रहा है उनके लिए हमने रैंकर्स टेस्ट सीरीज शुरू की है, जिसके अंदर आपको फुल सिलेबस टेस्ट के साथ साथ चैप्टर वाइज टेस्ट भी मिलेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन आपको हिंदी एंड इंग्लिश दोनों मीडियम में मिलेंगे। ओनली फॉर आपको 49 रुपीज़ में मिल रहे हैं, तो आपके लिए एकदम स्कोर बूस्टिंग की तरह काम करने वाली है। तो आप ज़रूर ज्वाइन कर लेना, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सेलेक्ट कैरियर इंस्टीट्यूट ऐप है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, वहाँ पर जाकर आप जरूर ज्वाइन कर लेना। ठीक है, रेगुलरिटी तो किसी भी सरल अभिक्रिया में अभिकृत होने वाले प्रजातियों कणों की संख्या क्या कहते हैं? आणविकता। आणविकता क्या होती है? जैसे कि A + B = C, तो अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या को क्या कहते हैं? आणविकता। ठीक है, और ये एक सैद्धांतिक तथ्य है। ठीक है, और ये हमेशा याद रखना सदैव पूर्णांक के रूप में होता है, 1, 2, 3, कभी भी भिन्नात्मक पॉइंट ऐसा दशमलव में कुछ भी नहीं होता। और आणविकता की प्रायिकता 3 से कम ही 3 से ज़्यादा होने की प्रायिकता बहुत ही कम होती है। ठीक है, और ये सरल अभिक्रिया के लिए नहीं होती। ठीक है, देखो एक रिएक्शन दे रखी है और उसके अंदर आपको रेट लॉ लिखना हो तो आप ऐसे लिखोगे, रेट लॉ = K A⁴n1 और B⁴n2। हमेशा उत्पाद का कभी भी रेट लॉ के अंदर नहीं लिखना, और अभिक्रिया कोटि A और B को जोड़ देना, ऐसे इसे अभिक्रिया की कोटि निकल जाएगी। ठीक है, और सरल अभिक्रिया के लिए कोटि हमेशा भिन्नात्मक कोटि संभव नहीं है। कोई भी सरल अभिक्रिया तो उसके लिए भिन्नात्मक कोटि संभव नहीं। जटिल अभिक्रिया के लिए भिन्नात्मक हो सकती है, लेकिन सरल अभिक्रिया की कोटि भिन्नात्मक नहीं हो सकती, और इनकी कोटि और आणविकता भी समान होगी। सरल अभिक्रिया के लिए जो कोटि होगी वही आणविकता होगी। ठीक है, और शून्य कोटि अभिक्रिया कभी भी सरल अभिक्रिया के अंदर नहीं होती, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। शून्य कोटि की अभिक्रिया कभी भी सरल अभिक्रिया नहीं होती। ठीक है, और सरल अभिक्रिया के लिए आणविकता 1 या 2 होती है, और सरल अभिक्रिया आणविकता गुणांकों के बराबर ही होती है, किसके? अभिकारकों के रस समीकरण गुणांक के बराबर। ठीक है, और अब बात करते हैं स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आपको दिखेगी तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन की तरह, लेकिन अभी होती है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। कैसे? R K, यहाँ पर क्या इसका एग्जाम्पल क्या है? अम्लीय माध्यम में एस्टर का जल अपघटन, तो यहाँ पर एक तो एस्टर आ गया, इसी के साथ एक्सेस में क्या होता है? उसके साथ जल होता है। ठीक है, तो इसको एक्सेस में होने का इसको तो अपन 0 मान लेते हैं और ओनली फॉर एस्टर की पावर लेते हैं, इसलिए अभिक्रिया कोटि क्या होती है? 1, लेकिन दिखती है आपको 2 है, तो इसलिए अभिक्रिया कोटि तो 1 होगी, लेकिन आणविकता 1 से ज़्यादा। इसका और एग्जाम्पल हो गया अम्लीय माध्यम में एस्टर का जल अपघटन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन भी एग्जाम्पल यही है। एक और है शर्करा का प्रतिपन्न। ठीक है, ये दोनों एग्जाम्पल याद रख लेना। अब देखते हैं अपन जटिल अभिक्रिया कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो इसके अंदर आपको ये रिएक्शन दे रखी है और 2 फास्ट पद दे रखे हैं, 1 स्लो पद दे रखा है। ठीक है, तो हमेशा अभिक्रिया की कोटि और आणविकता निकालते वो स्लो पद से निकालते हैं, उसे रेट डिटरमाइन पद भी कहते हैं। ठीक है, लेकिन रेट डिटरमाइन पद के अंदर यदि कोई, जैसे कि यहाँ पर NO3 जो मेन रिएक्शन के अंदर आपको कहीं नहीं दिख रहा, ऐसा आने पर आपको उस फर्स्ट रिएक्शन को देखना जहाँ पर NO3 भी हो और मेन अभिक्रिया का भी हो, मतलब जो हो अभिकारक। ठीक है, तो जिसमें अपन को अब यहाँ पर NO3 को हटाना, तो NO3 यहाँ पर रहा है और यहाँ पर अब है, लेकिन आपको N2O5 यहाँ पर मिल रहा है, यहाँ पर नहीं मिल रहा है। तो स्लो पद के हिसाब से तो अपन निकालते हैं, तो क्या करते हैं कि R = NO2 और NO3 लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर NO3 तो मेन रिएक्शन के अंदर कहीं नहीं है, तो आपको NO3 को हटाना पड़ेगा। तो अपन इसको हटाने के लिए क्या करते हैं? फर्स्ट रिएक्शन को देखते हैं। फर्स्ट रिएक्शन को अपन क्या लिखते हैं? K इक्विलिब्रियम N2O⁴2 NO3⁴2 अपन N2O⁵2। लेकिन अब अपन क्या NO3 को क्या लिख सकते हैं? K इक्विलिब्रियम गुणा
N2O5 की पावर 2/NO2 की पावर 2, ये लिख सकते हैं आप NO3 की पावर 2 को। तो इसका आप NO3 की पावर 2 को ऐसे लिखोगे तो इसका आप अंडर रूट करोगे तो NO3 की पावर आ जाएगा। NO3 की पावर क्या होगी, इसको आप पूरा K डैश बोल दोगे, K इक्विलिब्रियम इनटू K को आप क्या बोल दोगे, K डैश। और एक NO2 से एक NO2 ये कट जाएगा क्योंकि ये 2 है तो एक अंडर रूट से पावर कट गई, तो ऊपर क्या बचा, N2O की पावर 1। तो आपके पास फाइनल क्या बचा है, R इजिकल टू NO2 की पावर NO3 की पावर क्या N2O5 की पावर 1 बचा है, K डैश इंटू N2O5 की। तो यहाँ पर अभिक्रिया की कोटि क्या होगी, ऑर्डर क्या हो गया 1। ये दे रखा वो ऐसे आया, ठीक है, पूरा सॉल्व करने पर। आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक पद की आणविकता पृथक पृथक रूप से परिभाषित होती है, ठीक है, जैसे कि फर्स्ट पद की, स्लो पद की। लेकिन अभिक्रिया की आणविकता देखते हैं तो फिर अपन सरल स्लो पद से ही देखते हैं, ठीक है। कुल आणविकता जटिल अभिक्रिया के लिए परिभाषित नहीं होती है, तो यदि आपको परिभाषित नहीं है तो न दिया हो तो आपको क्या करना है, धीमे पद वाली आणविकता ही आपको लेनी है, ठीक है। और दर नियम हमेशा धीमे पद के अनुसार लिखा जाता है, जो मैंने अभी बता दिया। और कोई भी मध्यवर्ती उपस्थित ना हो तो वही दर नियम, यदि कोई मध्यवर्ती उपस्थित हो तो उसके अनुसार दर नियम नहीं बताया जा सकता, ठीक है। अब जीरो ऑर्डर की रिएक्शन देखते हैं। जीरो ऑर्डर रिएक्शन की एग्जांपल आप देख लो, धातु की सतह पर गैसों का वियोजन, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, एंजाइम उत्प्रेरण अभिक्रियाएं। और R इजिकल टू K A की पावर 0 इजिकल टू K हो गया। और ये इसका समाकलित दर समीकरण जो कि आपको याद रखना है। और T आप क्या होता है, A0 की पावर 2K, ये भी आप इम्पोर्टेंट है, ये सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि T आप A0 की पावर के सांद्रता के सीधे समानुपाती है। यदि अपन A0 की सांद्रता डबल करते हैं तो T आप भी डबल हो जाता है और A0 हो जाएगा, A0 T 100% हो जाएगा A0/K, ठीक है। और ये इम्पोर्टेंट ग्राफ्स है, ये आप देख लो। और A और T के बीच में ग्राफ ऐसा बनेगा, X और T के बीच में ये, और रेट और कंसंट्रेशन के बीच, क्योंकि कंसंट्रेशन बढ़ने पर तो उसकी पावर 0 है तो कुछ फर्क पड़ने वाला है नहीं, ठीक है। तो कंसंट्रेशन बढ़ने पर रेट बढ़ेगी नहीं। और T आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्रारंभिक सांद्रता की। और X इजिकल टू KT होता है, तो ये K इसकी हो जाएगी ढाल, ठीक है। और ये कैसा है तो मैं बता दूं, यहाँ पर लिख सकते हैं KT इजिकल टू A0 माइनस AT। तो A बराबर AT बराबर A0 माइनस KT, इस समीकरण से ये ग्राफ बना है, ठीक है। शून्य कोटि अभिक्रिया में दर स्थिर रहती है और अभिकारक की एकाग्रता पर निर्भर नहीं करता, सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। और समाकलित दर समीकरण से K तथा आरंभिक सांद्रता ज्ञात की जा सकती है, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात करें, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के ये 3 एग्जांपल, रेडियोएक्टिव विघटन, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर की अभिक्रिया और एंजाइम उत्प्रेरण, ये तीनों फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। और R बराबर K A की पावर 1 लिख सकते हैं। और ये समाकलित दर समीकरण है, जिसे ये इंपॉर्टेंट है, ये इससे बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं। KT इजिकल 2.303 log A0/AT, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट ग्राफ्स हो गए, जिसका इसका समीकरण आपको बता दूं, log AT बराबर log A0 माइनस KT अपॉन 2.303, इससे ये आपका ये ग्राफ बना, ठीक है। और इसका T आप A0 की पावर के ऊपर डिपेंड करता नहीं है, क्योंकि इसका T आप होता है 0.693/K। तो ये प्रारंभिक सांद्रता के ऊपर निर्भर करता नहीं है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और रेट और कंसंट्रेशन डायरेक्ट प्रोपोर्शनल तो हो गई कि A की पावर 1, तो ये सीधी समानुपाती हो जाएगी, ठीक है। ये रहा T आपका। और ये याद रख लेना, T 75% के होता है तो
2 टाइम्स टी हाफ होता है, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर की दर स्थिर रहती है, अभिकारक की सांद्रता निर्भर नहीं करता, ठीक है, ये कुछ नहीं है। और nth ऑर्डर रिएक्शन के लिए आप ये एक समीकरण याद रखें, दूसरा ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। टी हाफ हमेशा a0 की पावर n-1, ये आप समीकरण, और यहाँ पर n कभी भी एक मत रखना, ठीक है। कोई भी n ऑर्डर की रिएक्शन आए तो आप टी हाफ a0 की पावर n-1 ये आपको याद रखना, ठीक है। अब अभिक्रिया कोटि ज्ञात करना अर्धदायी विधि है, ठीक है। क्षारीय माध्यम में एस्टर का जल अपघटन द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, ठीक है। ये आप याद रख लेना कि क्षारीय माध्यम में एस्टर का जल अपघटन क्या है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, याद रखो तो रख लेना, ये भी गलत दे रखा है, ठीक है। अब कॉलिजन थ्योरी देखते हैं। प्रभावी टक्कर क्या होती है, उसके लिए कौन कौन सी 2 शर्तें हैं। पहला तो हो गया अभिकारकों के पास एक न्यूनतम ऊर्जा होनी चाहिए, जिसे अपन क्या कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी, एक एक्स्ट्रा न्यूनतम एनर्जी, ठीक है। टोटल एनर्जी तो थ्रेशोल्ड एनर्जी होनी चाहिए, लेकिन एक एक्स्ट्रा न्यूनतम एनर्जी उसे क्या कहते हैं, सक्रिय ऊर्जा, वो होनी चाहिए। उसी के साथ अभिविन्यास होना, वो सही होना चाहिए, ठीक है। ये 2 प्रभावी टक्कर की शर्त है, ठीक है। और थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होती है, रिएक्टेंट की पोटेंशियल एनर्जी, उसी के साथ साथ एक्टिवेशन एनर्जी, इसे कहते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। जो मिनिमम एनर्जी किसी भी अभिकारक के पास होगी तब ये अभिक्रिया होगी, ठीक है। जैसे इस ग्राफ में देख सकते हैं, ये होगी पोटेंशियल एनर्जी और ये होगी एक्टिवेशन एनर्जी, तो ये टोटल मिला के क्या हो जाएगी, थ्रेशोल्ड एनर्जी। और ये आगे वाली होती है ई फॉरवर्ड और ये बैकवर्ड, ठीक है। और ये डेल्टा एच ऐसे नहीं निकालते हैं, ठीक है। ये तो हो गया ऊष्मा शोषी अभिक्रिया के लिए ग्राफ, और ये हो गया ऊष्मा सेपी के लिए, जिसके इसके अंदर तो ऊष्मा निकल देगी तो डेल्टा एच नेगेटिव, और ऊष्मा शोषी अभिक्रिया डेल्टा एच पॉजिटिव होता है, ठीक है। डेल्टा एच ऊष्मा परिवर्तन निकालना हो तो आप ये फॉरवर्ड माइनस ये बैकवर्ड कर सकते हैं, ठीक है। ये फॉरवर्ड अग्र अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा और ये बैकवर्ड पश्च अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा होती है। और बस एक्टिवेशन एनर्जी को प्रभावित करने वाले कारकों की बात कर लें तो अभिकारकों की प्रकृति अलग अलग अभिकारक होगी तो अलग अलग होगा, ठीक है। और ये याद रख लो, यदि ई कम है तो रेट अधिक होगी और ई अधिक है तो रेट कम। और उत्प्रेरक यही तो करते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी कम करते हैं तो एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी तो रेट बढ़ेगी, ठीक है। और ऋणात्मक उत्प्रेरक क्या करेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ेंगे तो रेट घटेगी। तो मतलब याद रख लो, सक्रिय ऊर्जा जब बढ़ती है तो अभिक्रिया की दर घटती है, ठीक है। अब दर को प्रभावित करने वाले कारकों में देख लेते हैं। अभिकारक की प्रकृति, यदि कोई जैसे विकिरण से होने वाली रिएक्शन है, जैसे वो होती है धातुओं वाली, जिसके प्रकाश की उपस्थिति में होती है, तो उनके लिए होगी तो रिएक्शन बढ़ेगी और सांद्रता ज़्यादा होगी तो ज़्यादा होगी। और जैसे कोई गैस से अभिक्रिया तो उसके लिए दाब काम करेगा। और उत्प्रेरक तो आपको पता ही है क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी कम करता है तो रिएक्शन को फास्ट करता है, और टेम्परेचर देने पर भी अभिक्रिया फास्ट होती है। अब टेम्परेचर गुणांक की बात करते हैं, इससे यहाँ पर क्वेश्चन आते हैं, इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। और यहाँ पर कोई सामान्य कुछ नहीं दे रहेगा तो आपको 25 डिग्री सेल्सियस मानना और म्यू की वैल्यू 2 माननी के हमेशा, ठीक है। कुछ दे नहीं रखा तो म्यू की वैल्यू आप 2 ले लेना। म्यू है क्या, तो एक तो टी टेम्परेचर पर के की वैल्यू, और दूसरा T+10 डिग्री सेल्सियस पर के की वैल्यू। ये 2 अभिक्रिया नियतांक की वैल्यू है, ठीक है। उससे क्या, उन दोनों का अनुपात को क्या कहते हैं, म्यू कहते हैं, जिसकी वैल्यू लगभग हम 2 से 3 लेते हैं। तो ये है T1 टेम्परेचर पर और ये है T2 टेम्परेचर पर। हमेशा याद रखना, ये ज़्यादा टेम्परेचर पर के की वैल्यू है और ये कम टेम्परेचर पर के की वैल्यू। इसी के साथ ये ज़्यादा टेम्परेचर पर रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन है और ये कम टेम्परेचर पर, ये हमेशा याद रखना। कभी कभी रिएक्शन क्या कहते हैं, ज़्यादा टेम्परेचर वाला पहले दे देते हैं और आपको कम टेम्परेचर वाला निकालना होता है, लेकिन आप गलती से ये ज़्यादा टेम्परेचर वाले को नीचे रख देते हो। हमेशा ये ध्यान रखना, ये ज़्यादा टेम्परेचर वाला है, ठीक है। और इसको आप इस क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आने की इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और तो यहाँ पर आपको क्या करना है, म्यू की पावर डेल्टा T/10 रख लेना है, क्योंकि आपको डेल्टा T दे रखा होगा, जैसे 10 से 30 जाने पर, ठीक है। तो 10 पर तो K1 की वैल्यू होगी और 30 पर क्या होगी, K2 की वैल्यू होगी। तो ये आप ऐसे ही R1 और R2, तो ये यहाँ पर रेशियो में रख के आप देख सकते हो। यहाँ पर डेल्टा T क्या हो जाएगा आपके पास 20 और बटा 10, तो म्यू की पावर 2,
2 की पावर 2 क्या हो गया 4, इस प्रकार आप, तो अभिक्रिया क्या हो गई 4 गुना हो गई, और के की वैल्यू भी क्या हो जाएगी यहाँ पर 4 गुना, आप देख सकते हो ऐसे। और एक आरएनएस इक्वेशन यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, के इजिकल टू ई की पावर माइनस ई अपॉन आर टी, याद रख लेना। और इसका लॉग फॉर्म में देख सकते हो, लॉग के बराबर लॉग ए माइनस ई अपॉन 2.300 आर टी, ठीक है। और यहाँ पर ए क्या है आरएनएस कांस्टेंट, ये है सक्रिय ऊर्जा एक्टिवेशन एनर्जी, आर क्या है गैसीय नियतांक जिसकी जूल मोल केल्विन में ये होती है 8.31, और कैलोरी में लेते हैं तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/2। और यहाँ पर टी क्या है टेम्परेचर, और ई की पावर माइनस ई अपॉन आर टी, ये बोल्ट्जमान कांस्टेंट होता है, ये याद रख लेना, कभी कभी पूछ लेते हैं, ठीक है। और अब ये है कि रिएक्शन दे रखी है, तो इसको आप के बाई ए नीचे आ जाएगा, तो ई की पावर माइनस ई अपॉन आर टी दे रखा है ना, ये क्या है, तो ये है ई के समान या उससे अधिक ऊर्जा रखने वाले कणों का मोल अंश है, ठीक है। और ये इस क्वेश्चन से कभी कभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आने, जैसे आरयूएस में इस बार इसी को इक्वेशन से आया, ठीक है। K1 और K2 की वैल्यू दे रखी होंगी, नहीं K2 की वैल्यू निकालनी होगी, K1 की दे रखी होगी या फिर एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी होगी, और T1 T2 दे रखे होंगे, और K1 K2 दे रखे होंगे। तो या तो ई की वैल्यू निकालनी होती है, या फिर ई की वैल्यू और टेम्परेचर दे रखा है और K1 दे रखा है, तो K2 निकालना हो तो इस समीकरण आपको उपयोग करना है, ठीक है। और इसी का ग्राफ दे रखा है, ठीक है, ये वाला आरएनए इक्वेशन का लॉग फॉर्म में का ग्राफ देख रहा है। और इसकी ढाल का यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि इसकी ढाल क्या होती है, तो ई माइनस ऑफ ई का, ये माइनस याद रख लेना, ई की पावर माइनस ई अपॉन 2.30 आर, ठीक है। और तापमान बढ़ाने पर के की वैल्यू क्या होगी बढ़ती है, अभिक्रिया की दर भी बढ़ेगी, और तापमान घटाने पर के की वैल्यू घटेगी, अभिक्रिया की दर भी घटेगी। और टेस्ट सीरीज जो भी MMET 2026 की तैयारी कर रहा है वो टेस्ट सीरीज ज़रूर ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है ऐप का, वहाँ पर जाकर आप जरूर करना। थैंक यू फॉर वीडियो देखने के लिए, वीडियो को लाइक कर देना। और नेक्स्ट वीडियो इसी चैप्टर का आपको इंपॉर्टेंट MCQ वीडियो आने वाला है कल जल्दी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वीडियो देखने के लिए।